ऑलराइट गाइस, तो आईफोन 15 प्रो को यूज करते हुए मुझे हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 9 डेज। 22 सितंबर को लॉन्च डे को मैंने इसको परचेज किया था और तब से यूज कर रहा हूँ विदाउट एनी केस। टेम्पर्ड ग्लास तो मैंने इसके ऊपर लगाया था, लेकिन ये डैमेज हो चुका है क्योंकि फोन बहुत खतरनाक तरीके से गिरा था रोड पे। और आप लोगों को पता ही कॉन्क्रीट का सर्फेस कितना ज्यादा रफ होता है। ऐसे फोन पे और क्या क्या डैमेजेस आए हैं आगे वीडियो में चेकआउट करेंगे। ऐसे डिस्प्ले पे तो कोई डैमेज नहीं आया, डिस्प्ले सही सलामत है। ओवरऑल गाइस, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस आईफोन के साथ, आईफोन 14 प्रो के कंपेयर में कैसा है, क्योंकि पूरा साल तो मैंने 14 प्रो को इस्तेमाल किया है। बैटरी बैकअप कैसा मिल रहा है, ओवर हीटिंग का इशू आ रहा है नहीं आ रहा, फोन की ड्यूरेबिलिटी को भी लेके बहुत से लोगों को कंसर्न है, तो इस इशू पे भी बात करेंगे आज के वीडियो में। और कैमरास में ओवरऑल कितना अपग्रेड देखने मिलेगा 14 प्रो के कंपेयर में, ये भी आगे वीडियो में चेकआउट करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। देखो, डिजाइन ऐसे तो इस साल का यूएसपी है, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा तब्दीली देखने नहीं मिलेगी। अगर स्लाइटली कर्व्ड एजेस, टाइटेनियम का फ्रेम और छोटे बेजल्स को हटा दे तो फिर इट्स सेम एज 14 प्रो। लेकिन इन तीनों चीजों को मिला के एक बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस मिलता है फोन को यूज करने में। फोन ज्यादा कंफर्टेबल तो फील होता ही है, लेकिन ज्यादा कॉम्पैक्ट भी फील होता है कंपेयर टू 14 प्रो। देखो, ऐसे तो 14 प्रो के एजेस से अपने को पहले भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अभी भी नहीं है। सही बोलूं तो इसका जो कंप्लीटली फ्लैट लुक है 14 प्रो का, ये अभी भी मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन हम अपने फोन को ज्यादातर तो केस में यूज करते हैं, तो इन हैंड फील में तो कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। लेकिन जो चीज में डिफरेंस रहने वाला है गैस, वो है इसका वेट। और वेट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फोन को यूज करने में। लंबे टाइम तक जब आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स को इस्तेमाल करते थे तो थोड़ा शोल्डर में टायर्डनेस फील होता था। तो वेट के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे टाइटेनियम के पास एडवांटेजेस है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। और जो नेचुरल टाइटेनियम कलर है गाइस, और जो इसका फ्रेम है, इसकी वजह से फोन बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील होता है। और फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ पे टाइटेनियम के फ्रेम पे बहुत ही ज्यादा कम आते हैं। अगर फिंगरप्रिंट्स आते भी है तो नेचुरल कलर की वजह से दिखते नहीं है। एटलीस्ट ये वाले कलर में तो फिंगरप्रिंट्स नहीं नजर आते, दूसरे कोई कलर में आते हो तो अलग बात है। लेकिन यूज करने के टाइम पे 15 प्रो ज्यादा मुझे स्लीपरी फील होता है कंपेयर टू 14 प्रो। हाँ, केस में तो ज्यादा कुछ डिफरेंस रहने वाला नहीं है, लेकिन नेकेड जब यूज करते हैं तो 15 प्रो स्लाइटली स्लीपरी है। और ये जो नया वाला एक्शन बटन है गाइस, इसको लेके मैं पहले थोड़ा स्केप्टिकल था। मुझे श्योर नहीं था ये वाला बटन पसंद आएगा या नहीं आएगा एज कंपेयर टू साइलेंट स्विच, क्योंकि सालों से साइलेंट स्विच को हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में एक्शन बटन को यूज करने के बाद आई एम लविंग इट मोर देन साइलेंट स्विच। साइलेंट स्विच मुझे काफी मर्तबा दिन में यूज में आता था, और जब कभी फोन को साइलेंट करना होता था तो फोन को बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि साइलेंट स्विच को एक्चुअल में टॉगल ऑन या ऑफ करना पड़ता था। लेकिन एक्शन बटन में कैसा है, बिना फोन को पॉकेट से बाहर निकाले आप सीधा ही साइलेंट या तो रिंग पे डाल सकते हैं। और साइलेंट करने पे और रिंग पे करने पे डिफरेंट हैप्टिक फीडबैक मिलता है। साइलेंट पे 3 बार वाइब्रेशन फील होता है और रिंग करने पे 1 बार वाइब्रेशन फील होता है। तो बिना फोन को पॉकेट से बाहर निकाले आपको पता चल ही जाने वाला है आपने फोन को साइलेंट पे किया है या तो रिंग पे किया है। और एक्शन बटन को आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एप्पल ने पूरा सेटिंग्स के अंदर अलग से इसका एक मेन्यू दे दिया है, जहां पे आप जो फंक्शन इसके ऊपर सेट करके रखना चाहे रख सकते हैं। ऑनेस्टली मैं तो इसको एज अ साइलेंट बटन ही यूज करने वाला हूँ एक्शन बटन को। हाँ, अगर आगे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू एप्पल और भी इसमें फंक्शंस ऐड करता है तो अलग बात है। आईफोन 15 सीरीज में क्या जो हमें सबसे बिगेस्ट अपग्रेड देखने मिलता है वो है इसका टाइप सी का पोर्ट। अभी तक तो मैंने इसको एज अ चार्जिंग पोर्ट ही यूज किया और कुछ फाइल्स को मैंने मूव किया था एसएसडी के थ्रू, लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अपग्रेड है। समझो कि आप एक वीडियोग्राफर हो, आपको ज्यादा स्टोरेज वाला आईफोन्स में इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप एक एक्सटर्नल एसएसडी या तो इवन मेमोरी कार्ड कनेक्ट करके सीधा उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी का भी चार्जर लेके अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, और अपने आईफोन से छोटे मोटे एक्सेसरी को भी हम चार्ज कर सकते हैं। और तो और पूरे के पूरे डोंगल भी इसके अंदर कनेक्ट होते हैं, तो इसके यूज केसेस जो है एंडलेस है। और टाइप सी वाला जो पोर्ट है, टाइप सी वाला जो फीचर है, डेफिनेटली रियल वर्ल्ड में तो ये डिफरेंस मेक करने वाला है। डिस्प्ले की बात करेगा तो देखो, आईफोन 15 प्रो में बेजल्स तो एप्पल ने कम किए हैं एज कंपेयर टू 14 प्रो, लेकिन यूज करते समय इतना ये नोटिस नहीं होता। आपको नोटिस क्या होगा, जब आप फोन को नेकेड यूज करेंगे तो थोड़ा इसका कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाता है कंपेयर टू 14 प्रो। बाकी अगर आप कोई और नॉन प्रो आईफोन से स्विच हो रहा है या तो 60 हर्ट्ज वाला आईफोन से भी इवन स्विच हो रहा है, तो आपको डिस्प्ले को यूज करने का जो एक्सपीरियंस है ये बेटर मिलेगा यहाँ पे। और फोन की ब्राइटनेस जो है ये मोर देन इनफ है। कभी फुल धूप में भी आपको ऐसा नहीं होगा दैट डिस्प्ले पे यार इनफ ब्राइटनेस नहीं आ रहा। और जब आप फुल धूप में भी फोन को यूज करेंगे तो कभी भी आपको फोन को इस तरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 2000 निट्स का हमें पीक ब्राइटनेस देखने मिलता है इन फोन्स में। आईफोन 14 प्रो में भी 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है और आईफोन 15 प्रो में भी। और एप्पल का जो A17 प्रो चिपसेट है गाइस, एप्पल का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट चिपसेट। सही बोलूं तो अपने यूज केस में तो बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 14 प्रो से स्विच हुआ हूं इसलिए मुझे इस पर कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा। इवन अगर आप 13 प्रो से भी स्विच होने वाले हो तो परफॉर्मेंस के मामले में डे टू डे टास्क में तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होने वाला। देखो, चिपसेट में तो डेफिनेटली अपग्रेड है। A17 प्रो चिपसेट डेफिनेटली पावरफुल
है A16 के कंपैरिजन में, और A16 भी ज़्यादा पावरफुल था A15 के कंपैरिजन में, लेकिन डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल यूज़र के लिए इट वोंट मेक अ डिफरेंस। जो एप्लीकेशन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वैसे एप्लीकेशन में तो कोई भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप एक गेमर हो तो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक गेमिंग के बाद शायद आपको इसमें कोई डिफरेंस फील हो A17 Pro में कंपेयर टू A16, या तो अगर आप कंसोल लेवल गेम्स खेलना चाहते हैं तो वो स्पेशली सिर्फ आने वाले हैं आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स के लिए, या तो अगर आप कोई और ग्राफिक इंटेंसिव टास्क बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक करेंगे तो डेफिनेटली A17 Pro परफॉर्म बेटर करेगा A16 के मुकाबले। बैटरी बैकअप के बारे में बात करेगा तो अपने आईफोन के स्टेटिस्टिक्स में ही ले जाके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, पहले 3-4 दिन तो बैकअप बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट ही रहता है, फोन को सेटल डाउन होने में इतना टाइम तो लगता है। वेडनेसडे से बैकअप में मुझे थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने मिला, फिर थर्सडे को भी बैटरी बैकअप थोड़ा सही रहा। एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरा फ़ोन हमेशा 5G पे ही रहता है। अपनी आदत नहीं है बार बार कंट्रोल सेंटर में जाके डेटा को ऑफ करे जैसा कुछ लोग करते हैं। और अभी कुछ दिनों से आउटडोर में ज़्यादातर मेरा यूज़ हो रहा है फ़ोन, वाईफाई बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो रहा है। मोस्टली 70% ऑफ द टाइम फ़ोन 5G पे होता है, और 5G पे होगा तो सीधी बात है बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी कंपेयर टू 4G या तो वाईफाई। अगर अभी फिलहाल लास्ट 2-3 दिन का बताऊँ तो देखो, फ्राइडे को यहाँ पे मुझे स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज़्यादा कम देखने मिला, अप्रोक्सीमेटली 85% बैटरी यूसेज पे 4 घंटे चला। ऐसा इसलिए क्योंकि कैमरा कंपैरिजन में उस दिन कर रहा था, और कैमराज यूज होंगे, वीडियोस फोटो शूट करेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली बैटरी तो कम ही मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे सैटरडे को बहुत ही अच्छा बैकअप मिला। यहाँ पे भी देखो 95% बैटरी यूसेज पे 6 घंटे का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम देखने मिला। 1 घंटा उसमें कैमरा का यूसेज है, और सैटरडे आफ्टरनून को फुल धूप में इस फोन को मैं यूज कर रहा था 14 प्रो के साथ कैमरा कंपेयर करने के लिए, और 5G भी फुल ऑन था। तो बैकअप मैं बोलूंगा गाइस आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, इट इज ओके, और लास्ट जनरेशन के आईफोन से कंपेरेबल है, आईफोन 14 प्रो से कंपेरेबल है। हाँ, आईफोन 13 प्रो जैसा बैटरी बैकअप मैं नहीं बोलूंगा। आई गेस उस टाइम पे हम सिर्फ 4G यूज करते थे तो कंपेयर करना सही भी नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल बैटरी बैकअप मेरे यूज केस में सही मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है, बहुत ग्रेट नहीं है लेकिन वर्स भी नहीं है। और एक नया सेटिंग भी आएगा इस आईफोन के बैटरी हेल्थ में। यहाँ पे आप अपने आईफोन के चार्जिंग को अब 80% पे लिमिट कर पाएंगे। इसको अभी तो मैंने ऑप्टिमाइज्ड पे ही रखा है और आगे भी ऑप्टिमाइज्ड पे ही रखने वाला हूं। और यहाँ पे गाइस अबाउट का जो सेटिंग है, यहाँ पे भी अब आपको साइकिल काउंट और कौन से महीने आपने फोन को पहली बार इस्तेमाल किया था ये देखने मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भी आते तो आप लोगों को पता ही है, जुगाड़ वाले रास्ते भी है, फोन के एनालिटिक्स में जाके चेक करने का साइकिल काउंट वगैरह क्या है। ओवर हीटिंग के बारे में बात करेगा तो चार्जिंग के टाइम पे आईफोन 15 प्रो मुझे थोड़ा ज्यादा गर्म फील होता है कंपेयर टू 14 प्रो। 14 प्रो भी चार्जिंग के टाइम पे गर्म होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा गर्म होता हुआ मुझे देखने मिला। और कभी कभार यूट्यूब वीडियोस देखने के टाइम पे भी ये गर्म हो जाता है, और कोई एप्लीकेशन में ऐसा होता नहीं है। यूट्यूब वीडियोस कभी कभार 10-15 मिनट के लिए भी देखता हूँ तो ये फोन थोड़ा वार्म टू टच फील होने लगता है। बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फोन हाँ थोड़ा बहुत वार्म तो हो जा रहा है। और यहाँ पे पता नहीं कि यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है इसका बैकग्राउंड यूसेज 10-11 घंटे का दिखा रहा है। आज भी देखो 3.5 घंटे का इसका बैकग्राउंड एक्टिविटी तो अभी तक दिखा रहा है। तो आई थिंक इसका कुछ ना कुछ लफड़ा है, या तो यूट्यूब के ऑप्टिमाइजेशन का कुछ लफड़ा है, बट आई एम होपिंग दैट कोई ना कोई अपडेट तो यहाँ पे एप्पल जल्दी लाएगा इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। और एप्पल ने एक्नॉलेज भी किया है दैट लोगों को हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं उन इश्यूज के ऊपर। तो अगर आपके आईफोन में भी इस तरह के कुछ इश्यूज आ रहे होंगे तो एप्पल जल्दी इनका फिक्स लाएगा। कैमरास की बात करेगा तो आईफोन 15 प्रो में कुछ नए फीचर्स एप्पल लेके आया है इस साल। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर तो दोनों ही फोन में आपको देखने मिलेगा, आईफोन 15 प्रो एज वेल एज 14 प्रो में। लेकिन आईफोन 14 प्रो 12 मेगापिक्सल की फोटोज लेता है और 15 प्रो 24 मेगापिक्सल्स की फोटो लेता है। लेकिन जो तस्वीर आप लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं इनमें तो आपको मामूली सा फर्क दिख रहा होगा। अभी अगर मैं आपको ना भी बताऊं कौन से फोन ने कौन सा फोटो लिया है तो आप शायद पहचान भी ना पाए, मामूली सा कलर वगैरह में यहाँ पे डिफरेंस है, राइट। लेकिन चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 15 प्रो राइट वाला है और 14 प्रो लेफ्ट वाला। लेकिन जब हम लोग इन फोटोज को जूम इन करेंगे तब आप लोगों को डिफरेंस देखने मिलेगा डिटेल्स में। आईफोन 15 प्रो में सीधी सी बात है डिफरेंस तो नोटिस होगा ही जब जूम इन करेंगे, क्योंकि फोटोज डबल रेजोल्यूशन के आ रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग फोटोज को इतना जूम इन करके देखते होंगे। लेकिन सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, इस आईफोन 15 प्रो का ओवरऑल HDR प्रोसेसिंग बेहतर है सारे कैमरास में कंपेयर टू आईफोन 14 प्रो। हाई डायनेमिक रेंज जिसको एप्पल स्मार्ट HDR5 बोलता है, ये ज्यादा बेटर तरीके से अब हाइलाइट्स और शेडोज को मैनेज करता है। अगर कोई फोटो लेते समय पीछे बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती है तो आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो ने सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली एक्सपोज नहीं किया, वहीं पे 15 प्रो ने इवनली लाइट को बैलेंस किया है। पीछे की डिटेल्स के साथ साथ सब्जेक्ट की डिटेल्स भी क्लियरली यहाँ पे एक्सपोज किया है। और यहाँ पे 7 लेंसेज के बराबर 3 कैमरास काम कर पाएंगे, ऐसा एप्पल बोलता है। 7 लेंसेज कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैक्रो और फिर अल्ट्रा वाइड, ये दोनों एक कैमरा से ऑपरेट होंगे, अल्ट्रा वाइड कैमरा से। फिर मेन 48 मेगापिक्सल के कैमरा में 4 फोकल लेंथ आपको मिलेगी, 24 mm का 1x मोड मिलेगा, 28 mm का 1.2x मोड मिलेगा और 28 mm का 1.5x मोड मिलेगा और फिर 2x मोड। और 3x के लिए अलग से डेडिकेटेड कैमरा तो है ही, यहाँ पे प्रो मैक्स होगा तो उसमें 5x होगा। और भले ही 1.2x या तो 1.5x या तो 2x एक ही 48 मेगापिक्सल कैमरा के जूम्ड इन शॉट्स है, लेकिन यहाँ पे फोटो लेते टाइम प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छा है, एकदम लॉसलेस जैसा ही क्वालिटी मिलता है यहाँ पे। और आईफोन 15 सीरीज में अब स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो लेने की जरूरत नहीं है, ये मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा, क्योंकि नॉर्मल फोटो जब आप ले रहे होंगे
और कोई ह्यूमन या तो एनिमल होगा फ्रेम में, तो डेप्थ और फोकस की इन्फॉर्मेशन भी साथ में कैप्चर हो जाती है और ये बहुत ही सही चीज है। मतलब बाद में अगर आपको ऐसा लगा कि यार ये फोटो मैंने पोर्ट्रेट में लिया होता तो कितना अच्छा रहता है, तो अब यहाँ पे ये टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 24 मेगापिक्सल की डिफॉल्ट फोटो भी आती है, डेप्थ की इन्फॉर्मेशन भी आती है, फोकस की इन्फॉर्मेशन भी आती है, और अगर आपका लाइव मोड ऑन होगा तो लाइव इन्फॉर्मेशन भी आएगी। और ये सारी चीजें एक साथ कैप्चर होती है विदाउट एनी शटल लैग। और बेस्ट पार्ट है, फोटो का साइज भी रीजनेबल होता है। ऐसा नहीं है कि फोटोज बहुत ज्यादा बड़ी साइज के हो जाते हैं। अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा से जो फोटोज ली जाएगी अभी भी 12 मेगापिक्सल की ही ली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा 12 मेगापिक्सल का ही है तो 12 मेगापिक्सल की ही फोटोज आएंगी। वीडियोस की अगर बात करेगा तो देखो, लाइक ऑलवेज पॉइंट एंड शूट के मामले में तो आईफोन्स में फैंटास्टिक रिकॉर्डिंग होता है। आईफोन के चाहे कोई भी कैमरा से आप वीडियो लो, चाहे मेन कैमरा से वीडियो निकाल रहे हो, जूम्ड इन वाला शॉट हो या तो टेलीफोटो लेंस हो, वीडियोस में कोई मुकाबला नहीं है इनका। और अब वीडियोस में और भी फीचर्स एप्पल ने यहाँ पे ऐड किए, जैसे कि ये लॉक में शूट करने वाला ऑप्शन। देखो ये सारे फीचर्स जो अपने तो काम के नहीं है और आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के भी काम के नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको लॉक फॉर्मेट में वीडियोस को रिकॉर्ड करना है, शूट करना है, आप एक वीडियोग्राफर हो, कलर ग्रेड करना जानते हो अपने फुटेज को, तो आप कर पाएंगे। बेसिकली ये फीचर्स प्रोफेशनल के लिए है जो अपने फुटेज को एक फ्लैट कलर प्रोफाइल में रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर उनको जिस तरह ग्रेड करना चाहे कर सकते हैं। और जो लेंस फ्लेयर है कैसे आपको अभी भी देखने मिलेंगे, 15 प्रो में भी देखने मिलेंगे कंपेयर टू 14 प्रो, लेकिन कम देखने मिलेंगे। देखो ये मैंने स्पेशली ऐसे कुछ वीडियोस निकाले हैं जिससे आपको आइडिया आए लेंस फ्लेयर आईफोन 15 प्रो में कितने हैं कंपेयर टू आईफोन 14 प्रो। तो लेंस फ्लेयर वाला इशू अभी भी है, लेकिन इट्स एन इंप्रूवमेंट। चलो अब ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, ड्रॉप टेस्टिंग के वीडियोस देखे होंगे, बेंड टेस्टिंग के वीडियोस देखे होंगे, जहां पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा 15 के प्रो मॉडल्स को पीछे से इस तरह बेंड करने पे ग्लास क्रैक हो जा रहा है। या तो कुछ ड्रॉप टेस्टिंग के वीडियोस में आप लोगों ने नोटिस किया होगा 15 के जो प्रो मॉडल्स है ये कम ड्यूरेबल साबित हो रहा है कंपेयर टू 14 के प्रो मॉडल्स। तो मे बी गाइस यहाँ पे ऐसा हो सकता है दैट जो आईफोन 15 सीरीज में एप्पल ने ये जो सटल कर्व लाया है इसकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट फोन गिरने पे ग्लास पे आता होगा कंपेयर टू टाइटेनियम का फ्रेम। और जो स्टेनलेस स्टील वाला आईफोन से गाइस इन पे फ्रंट और बैक ग्लास कंप्लीटली फ्लश है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इन फोन्स के गिरने पे ज्यादा इंपैक्ट स्टील अब्सॉर्ब कर लेता होगा। देखो टाइटेनियम भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल और इसका वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ग्लास टू ग्लास से टूटने वाला ही है। और ये जो ड्रॉप टेस्टिंग के वीडियोस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये एक्सट्रीम सिनारियोस की है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इतना अब्यूज हो रही है हम लोग अपने फोन के साथ करने वाले हैं। बट हाँ ऐसा लग तो रहा है दैट 15 के जो प्रो मॉडल्स है ये शायद इस साल कम ड्यूरेबल हो कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील प्रो मॉडल्स। चलो मेरे फोन के डैमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा फोन हार्ड से छटक गया था और 4 फीट की हाइट से कुछ गिरा होगा रोड पे, और कॉन्क्रीट का सर्फेस तो आप लोगों को पता ही है कितना रफ होता है। तो देखो टेम्पर्ड ग्लास तो क्रैक हो गया, लेकिन अंदर का डिस्प्ले सही सलामत है। और यहाँ पे टाइटेनियम की फ्रेम पे भी थोड़े मार्क्स आए हैं, ये रब करने पे भी नहीं जा रहे। और इस साइड तो टाइटेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा ही उखड़ गया, लेकिन फोन एक्चुअल में बच गया। और इस साल वैसे भी मैंने पहले ही दिन एप्पल केयर प्लस ले लिया था, तो मैं इतना कंसर्न भी नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको एप्पल केयर प्लस में इन्वेस्ट ना करना हो तो आप अच्छे क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास यूज करेंगे, अच्छे क्वालिटी का केस यूज करेंगे, तो आई डोंट थिंक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। और कुछ अच्छे क्वालिटी के टेम्पर्ड ग्लास और केसेस भी मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि मुझे भेजे है ESR ने। 2 नए टेम्पर्ड ग्लास और लेंस प्रोटेक्टर का सेट इन्होंने लॉन्च किया है। एक सेट में 3 टेम्पर्ड ग्लास मिलेंगे और एक लेंस प्रोटेक्टर। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे वेट वाइप्स मिलेंगे, माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलेगा, अलाइनमेंट ट्रे मिलेगा और स्क्वीजर भी मिलेगी। सारी चीजें बॉक्स में ही मिलेगी। और स्क्रीन पे टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल होने के बाद क्लैरिटी, टच रिस्पॉन्स सारी चीजें आपको जबरदस्त मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ इनके क्लियर केसेस भी है, लेकिन इनको मैं इतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि साइड्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल TPU के होने की वजह से इन पे पीलापन आ जाता है। लेकिन ये सिलिकॉन वाला केस इनका सॉलिड लगा मुझे, बहुत ही मस्त और बहुत ही स्मूथ सा सॉफ्ट सा टेक्सचर, और इसको यूज करने में आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। और ये भी मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप सर्टिफाइड केस है और इसमें ऐसा एक इनबिल्ट स्टैंड भी आता है। और इनका डबल लेयर केस है गाइस, फुल बॉडी शॉक प्रूफ मैक्सेफ केस, और इसमें बिल्ट इन स्क्रीन प्रोटेक्टर है। अभी ये लगा कि आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि प्रो मैक्स के लिए भेजा इन्होंने और प्रो मैक्स अपने पास है नहीं, लेकिन ये इस तरह के 2 पार्ट्स में आता है केस। और ये इनका मैग्नेटिक बैटरी पैक है जो 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। वायरलेसली 6.1 इंच वाले आईफोन्स को 1.5-2 बार ये चार्ज कर देगा और प्रो मैक्स वाले मॉडल्स को 1.34 टाइम्स ये चार्ज कर देगा। ये वाला बैटरी पैक थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी बहुत ही सही है और मैग्नेट्स तो ये सारे के स्ट्रॉन्ग ही आते हैं चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स हो इनका। और वायर्ड चार्जिंग अगर आपको करना हो तो 20 वाट का वायर्ड चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। और इनका मैक्सेफ का वॉलेट है और इसके भी मैग्नेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसको आप ऐसा स्टैंड भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको फाइंड माई का सपोर्ट भी देखने मिलता है, तो आपके आईफोन के फाइंड माई के एप्लीकेशन के अंदर इसको आप डिवाइसेस में ऐड करके ट्रैक कर सकते हैं। सिंगल चार्जिंग करने पे इसका बैटरी 3 महीने चलता है और 50 मीटर्स का ट्रैकिंग रेंज ये प्रोवाइड करता है। प्रिसीजन फाइंडिंग वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलेगा जिस तरह का हमें एयरटेक्स में देखने मिलता है।
है। ये सारे के जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद हो, पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू जाके आप परचेस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था अपना 9 डेज का एक्सपीरियंस इस आईफोन के साथ। टाइटेनियम डेफिनेटली एक वेलकमिंग अपग्रेड है, क्योंकि फोन काफी ज्यादा लाइट वेट हो चुका है। कम बेजल्स भी एक वेलकमिंग अपग्रेड है, फोन ज्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है। और टाइप सी भी एक वेलकमिंग अपग्रेड है, और यूएसबी 3.2 वाला पोर्ट यहाँ पे एप्पल ने दिया है, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। और कैमरास भी ओवरऑल बेटर है, और प्रो फीचर्स जैसे कि लॉक फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड करना या तो एसएसडी लगा के वीडियो रिकॉर्ड करना, ये भी काफी यूजफुल होगा फॉर प्रोफेशनल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस, यहाँ पे आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स जो है कम ड्यूरेबल तो साबित हो रहे हैं ड्रॉप टेस्टिंग के मामले में। मे बी शायद कर्व्ड एजेस की वजह से हो सकता है, या तो मे बी रिप्लेसेबल ग्लास बैक की वजह से। अगर मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं होता तो शायद मैं तो अपग्रेड ना करता इस आईफोन पे। इवन मैं तो बोलूंगा 13 प्रो वाले यूजर्स को भी अपग्रेड करना कोई सेंस नहीं बनाएगा, अनलेस कि आपको कोई स्पेसिफिक फीचर की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि लॉक फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड करना, या तो कंसोल लेवल गेमिंग खेलना, या तो टाइप सी पोर्ट। अगर आपके पास पैसा बहुत है, आप लोडेड है, तो बिल्कुल आप इस फोन का मजा ले सकते हैं। और अगर आप आईफोन 15 प्रो मॉडल्स के हीटिंग को लेके कंसर्न हो, तो आप वेट कर सकते हैं। एप्पल इसका अपडेट जल्दी लाने वाला है, वेट करके दिल की तसल्ली करके ले। और हीटिंग इश्यू सॉल्व होंगे तो बैटरी बैकअप भी बेहतर होगा। या तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो 40-50 हजार रुपए बचा के ग्लोबल आईफोन 14 प्रो मॉडल्स के लिए भी जा सकते हैं। एनीवेज गाइस, आप कौन सा आईफोन लेना पसंद करेंगे, लास्ट ईयर के 14 प्रोज या तो इस साल के 15 प्रोज, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।